हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे लेवल 3 क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यूज जो नीट एग्जाम से जुड़े हुए हैं, है ना। तो अब तक जो नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से, उनके बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि पहले वाले के 2 वीडियोस आपने देख रखे होंगे, लेवल 1 और लेवल 2। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिए उनको भी। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है? देखिए पहला सवाल क्या है। ए हॉलो मेटल स्फीयर of radius capital R is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance R from the center. सही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक हॉलो स्फीयर है आपके पास, मेटल वाला हॉलो मेटल स्फीयर है, सही है, जिसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर है और इसको हमने चार्ज दिया है, कुछ है चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज किया हमने क्यू चार्ज से, बराबर। तो आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे वेरी करेगी, यानी कि डिस्टेंस के साथ, सेंटर से अगर हम देखें। तो अब हॉलो स्फीयर है तो इसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कितनी होती है? जीरो। नेक्स्ट, जो बाहर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अगर इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं तो, करेक्ट। तो अब बताइए ई जो है आर के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली, यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ई की वैल्यू घटेगी। कहाँ पे? आउटसाइड सरफेस पे, सही है। इनसाइड में कितनी है? जीरो। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? जीरो एज आर इंक्रीजेस फ्रॉम आर टू आर लेस देन कैपिटल आर। आर लेस देन कैपिटल आर मतलब ये इनसाइड की बात हो रही है, सही है। नेक्स्ट, डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन 2 होना चाहिए। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस है आपके पास जिनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा है। इनको आपने 2r दूरी पे रखा है। आपको पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन। सही है। तो आपके पास कितने चार्जेस हैं? दो इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं। इसके ऊपर प्लस लैम्डा, इसके ऊपर माइनस लैम्डा, दोनों के बीच की दूरी 2r। आपको मिड पॉइंट में बताना है। तो मिड पॉइंट मतलब इधर से r और इधर से भी r, करेक्ट। अब देखिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे जाएगी, और ये वाला नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स आएगी। यानी कि यहाँ पे इससे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी जिसे हम E1 कह देंगे, और इसके लिए आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी, जो कि सही है। यहाँ पे देखिए E1 E2 का डायरेक्शन सेम है, और E1 E2 दोनों सेम चार्ज डेंसिटी और लैम्डा के साथ है, यानी कि E1 E2 भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं लिख दूं E1 इक्वल टू E2 विच इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। E1 E2 की वैल्यू कितनी है? लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो E1 और E2 को क्या करेंगे आप? ऐड करेंगे। तो जब आप ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E1 प्लस E2 के बराबर होगी। अगर आप ऐड करेंगे इनको 2 बार तो इसका आंसर आएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ से 2 और 2 काट देंगे तो E की वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए कोई ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है क्या इसके लिए? इसके लिए सही ऑप्शन होगा लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये दोनों सरफेस दोनों लीनियर चार्जेस पॉजिटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते तो तब यहाँ पे जीरो आता, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। यस, इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है ए और बी, दोनों के चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू है। इनको आपने कुछ दूरी पे रखा है, सही है। अभी आपने क्या किया, इन दोनों के बीच का फोर्स निकाला तो आपको यह फोर्स मिल रहा है। तो कैसे दिख रहा है? देखिए ये वाला कुछ ऐसे है, ये ए है, ये बी है, ये वाला क्यू है, ये माइनस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी कुछ है, मान लेते हैं डी है। तो इनके बीच में आने वाला फोर्स कितना है? यफ। तो यफ की वैल्यू अगर आप लिखें तो आप क्या लिखेंगे? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, Q1 Q2, बराबर। नेक्स्ट, अभी आगे हमने क्या किया, एक चार्ज का 25%, इफ 25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, 25% हमने ए का चार्ज बी को दिया है। तो अब बताइए
25% कितना होता है, Q/4, सही है। तो यहाँ पे हमने इसका Q/4 निकाल दिया है, तो अभी कितना बचेगा, 3Q/4। 25% हमने रिमूव कर दिया, तो अभी कितना बाकी रह गया, 75%। नेक्स्ट वो Q/4 अगर हम उसमें देंगे तो पहले इसका चार्ज कितना था, -Q, अभी हमने इसमें कितना ऐड कर दिया, Q/4। सही बोल रहा हूँ। तो आप बताइए, यहाँ से इन दोनों के बीच का दूरी अभी भी d है। अगर हम देखें तो ये होगा 3Q/4, 3Q/4, ये कितना हो रहा है, -3Q/4, ये वाला डिस्टेंस d। अब जो नया फोर्स आएगा वो F डैश, सही है। अगर आप F डैश की वैल्यू लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, F डैश इज इक्वल टू K 3/4 इंटू क्यू, 3/4 इंटू क्यू करेंगे तो ये होगा Q², 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 4 इंटू 4 16, तो ये आएगा 9/16 डिवाइडेड बाई d²। ये चीज को अगर आप देखें तो ये वैल्यू तो F है, तो जो नया F डैश आएगा वो होगा 9 डिवाइडेड बाई 16 टाइम्स F के बराबर, करेक्ट है। अगर आपने 25% चार्ज को एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे ट्रांसफर किया है तो तब आपका आंसर कितना आएगा, 9F डिवाइडेड बाई 16 के बराबर आएगा। उम्मीद करता हूं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। एक स्फीयर है जिसने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अंदर रख लिया है, कुछ इस तरीके से। ये स्फीयर है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका चार्जेस है +3 10⁻⁶ और एक का -3 10⁻⁶। बताओ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जब स्फीयर के अंदर आ जाएगा तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, 0। सो अगर नेट चार्ज 0 होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना आएगा, 0। सो Q इनसाइड इक्वल टू 0, देयरफॉर फ्लक्स इक्वल टू 0, यानी कि कितना आएगा फ्लक्स, 0। जब भी स्फीयर के अंदर डाइपोल होगा तो उस टाइम पे नेट फ्लक्स कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से गिर रहा है h डिस्टेंस के लिए, और वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, सही है। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, यानी कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ थी, अब हमने उसको रिवर्स करके नीचे कर दिया, सही है। उसके बाद अब हमने एक प्रोटॉन को गिराया है, तो अब हमें बोला गया कि इलेक्ट्रॉन का टाइम और प्रोटॉन का टाइम में अगर कंपेयर करें तो किसका टाइम कम लगेगा नीचे गिरने के लिए। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। ये हमारा ग्राउंड है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ थी, यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है, सही है। तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा, कितने हाइट से, h हाइट से। इसको गिरने के लिए टाइम कितना लगेगा बोलेंगे हम, t1। वहीं पे हमने क्या किया, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया है, और यहां से एक प्रोटॉन को हमने छोड़ दिया है सेम हाइट से, इसको गिरने में टाइम लगेगा t2। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितनी है, E। तो अब बताओ मेरे को, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड किधर खींचेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। सो इसको नीचे की तरफ लग रहा है QE, या फिर EE बोल सकते हैं, EE फोर्स लग रहा है, सही है। अब बताइए प्रोटॉन को फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगी प्रोटॉन को भी फोर्स उधर ही लगेगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ, तो प्रोटॉन को फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, E इंटू E, करेक्ट है। हाँ अब देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स सेम लग रहा है, लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इसका मास बहुत कम है, इसका मास कैसा है, बहुत कम है, राइट। नेक्स्ट इसका जो मास है बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास 2000 गुना ज्यादा होता है। तो अब ग्रेविटी भी होगी, तो इसमें ग्रेविटी हल्का सा फोर्स लगा रही है, उसमें ग्रेविटी ज्यादा फोर्स लगा रही है, जिससे उसके ऊपर नेट फोर्स ज्यादा होगा, तो उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। सो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हम AP कह देंगे, AP इज मच ग्रेटर देन AE। प्रोटॉन का एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन से बहुत ज्यादा होगा, तो इसका मतलब वो जल्दी से नीचे आ जाएगा, ये वाला थोड़ा धीरे से नीचे आएगा, तो उसको टाइम कम लगने वाला है, इसको टाइम ज्यादा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसकी स्पीड जल्दी बढ़ेगी, इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे आपको, प्रोटॉन रिक्वायर्स स्मॉलर टाइम कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, और यहाँ पे इसका मास कम है तो इसके ऊपर फोर्स कम लग रहा है, जिस ग्रेविटी वाला फोर्स इस पे कम लग रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर differ slightly. One of them is minus E and the other is E plus delta E. Net electrostatic and gravitational forces between the hydrogen atoms placed at a distance apart is 0. Delta E is of the order of. क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज में थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क कितना है, डेल्टा ई के बराबर है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, दो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, इन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल करेगा हाइड्रोजन एटम को, है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों का नेट फोर्स 0 है। तो तब डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है। अब देखना यहाँ पे आप, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, इसके सेंटर में ई प्लस डेल्टा ई चार्ज है, और बाहर इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई है, करेक्ट बोल रहा हूँ। ऐसा ही एक और हाइड्रोजन एटम है, सेंटर में ई प्लस डेल्टा ई न्यूक्लियस पे चार्ज है, और बाहर माइनस ई चार्ज है, करेक्ट। अगर आप देखें इसका टोटल चार्ज अगर देखें तो ये ई इसके साथ कटा, ये वाला माइनस ई इसके साथ कटा, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे दो चार्जेस है जिनका चार्ज डेल्टा ई और डेल्टा ई है, इनके बीच की दूरी आर है, इसका मास यम है, इसका भी मास यम है, इनका जो नेट फोर्स है वो 0 के बराबर है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, तो यहाँ पे एफ ग्रेविटी इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सही है, क्योंकि ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। अब बताइए ग्रेविटी के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसके लिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला हम, के क्यू क्यू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोनों साइड के आर स्क्वायर हमने काट दिए, तो यहाँ से जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई के विच इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है, डेल्टा ई डेल्टा ई, तो ये हो गया डेल्टा ई का स्क्वायर, करेक्ट है। अब जो जो वैल्यू आपको पता है सारे पुट करेंगे हम इसके अंदर, तो क्या मिलेगा देखिए, जी की वैल्यू 6.67 10 पावर माइनस 11 इंटू 1.67 मास की वैल्यू दे रखा है हमें 10 पावर माइनस 27 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 पावर 9, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई स्क्वायर, बराबर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर लगभग 2.08 के आसपास मिलेगा। 10 पावर देखिए कितना होगा, 2 इंटू 27 54 होगा, 54 और ये वाले 20 अगर हम ऐड कर दें तो माइनस 74 पावर आ रहा है, ये डेल्टा ई स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो इसका आंसर कुछ आएगा, यहाँ से इंटू 10 पावर कितना आएगा, माइनस 37 आएगा, माइनस 37 आएगा। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा इसके लिए, ऑर्डर कितना होना चाहिए, 10 पावर माइनस 37। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 इंटू 10 पावर प्लस 5, टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन मीटर एंड डाइपोल की लेंथ इतनी दी है, चार्ज बताना है आपको, करना कुछ नहीं है। टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा लिखिए, टाउ इज इक्वल टू पी के बदले में आप लिखिए क्यू इंटू एल ई साइन थीटा, सारे वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो टाउ की वैल्यू कितनी दी है 4, क्यू नहीं पता है, एल कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 सेंटीमीटर के लिए, सही है। नेक्स्ट ई की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 2 इंटू 10 पावर 5, ये लो। उसके बाद साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2, ये वाला 2 इस 2 के साथ कटा, ये वाला 2 ये 4 के साथ कटा, तो यहाँ से 2, ये माइनस 2 प्लस 5 काट दिए तो यहाँ से 3, अगर आप इसको इधर भेजेंगे तो ये आंसर आएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलम विच इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से आपको पता चला कि चार्ज कितना है 2 मिली कूलम। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए 2 मिली कूलम, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है। यस, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो आइडेंटिकली चार्ज्ड स्फीयर्स है, इनको हमने सस्पेंड किया है एक कॉमन पॉइंट से, सही है, और थ्रेड की लेंथ है एल और दोनों के बीच की जो दूरी है वो डी, डी जो है लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, यानी कि छोटा एंगल बन रहा है। देन क्या हो रहा है कि चार्ज जो है ना स्फीयर से लीक कर रही है, तो जैसे जैसे चार्ज घटता जाएगा तो इनका रिपल्शन भी घटता जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेविटी इनको धीरे धीरे पास लेके आएगी, सही है। तो वो पास आ रहे हैं कितनी स्पीड से, v वेलोसिटी से पास आ रहे हैं, तो हमें उनमें से रिलेशन बताना है कि वे डिस्टेंस के साथ v कैसे वेरी करेगा, सही है।
तो चलिए हम इसको समझते हैं कैसे करना है। देखिए यहां पे हमने दो चार्जेस बांध रखे हैं जिनकी लेंथ L है, सही है, और दोनों आइडेंटिकल है, तो ये वाला Q और ये वाला Q, इसका मास m, इसका भी मास m, और इन दोनों के बीच की दूरी किसी इंस्टेंट पे हमने देखा तो ये कितनी है बोलेंगे हम x। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस घटते जा रहा है घटते जा रहा है, तो किसी एक इंस्टेंट पे हमने देखा तो ये कितना था x था, सही है। अब बताइए यहाँ पे अगर हम वर्टिकल के साथ कुछ लाइन खींच दें ऐसे, तो यहाँ पे ये कुछ एंगल बन रहा है, सही है ना। तो किसी एक स्पीयर के ऊपर अगर मैं फोर्स लिखूं तो कैसे होगा, देखिए ये वाला Q इस Q को रिपल कर रहा है, तो इधर फोर्स लगेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ से, सही है। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद इसके पास मास है तो ग्रेविटी भी खींचेगा, तो हमने इसको नीचे ग्रेविटी भी दिखा दिया एम जी। ये धागे से बंधा हुआ है तो इसमें टेंशन भी आएगा, तो ये लो टेंशन भी दिखा दिए हम, सही है। तो आप बताओ यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल ले लूँ तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा। इस टेंशन को अगर मैं तोड़ दूं तो इधर क्या मिलेगा टी कॉस थीटा, जिधर थीटा होता है उधर क्या लेते हैं कॉस थीटा, और इस साइड क्या आएगा टी साइन थीटा, बराबर है। अब बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी x, तो ये दूरी कितनी है x/2, कितनी है x/2, सही है इतना। तो चलिए यहां से भी सॉल्व करते हैं। तो t साइन थीटा किसके बराबर है जरा बताना, t साइन थीटा की वैल्यू इसके बराबर है ये क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। टी कॉस थीटा किसके बराबर है, टी कॉस थीटा एम जी के बराबर है। डिवाइड करिए इन दोनों को तो आपको मिलेगा टैन थीटा, क्या मिलेगा टैन थीटा, टी और टी कट जाएगा, तो यहां से आपको मिल रहा है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट अभी आप ट्राइंगल देखेंगे तो ये ट्राइंगल से टैन थीटा लिख सकते हैं, थीटा का अपोजिट साइड है x/2 और हाइपोटेनस, सॉरी ये वाला x/2, हाँ ये x/2 ये वाला यल, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो टैन थीटा लिखिए या साइन थीटा, दोनों का मतलब सेम ही आएगा। एज थीटा इज स्मॉल टैन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा, सही है। तो आप बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा x/2 और ये वाला यल, तो यहाँ से आपको मिलेगा x/2 और ये वाला यल, करेक्ट है, अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेनस। अब ये टैन थीटा की वैल्यू को आप इसके साथ रख देंगे तो यहाँ से आपको मिल रहा है x/2 यल इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। तो यहां से अगर आप देखें तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई 2ml इंटू क्यू स्क्वायर। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब यहां से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 3x² dx/dt, सही है। डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम में, तो ये वाला x³ का 3x² फिर x का dx/dt, ये k/2ml एज इट इज रखेंगे हम, k/2ml एज इट इज रखेंगे। फिर उसके बाद क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2q dq डिवाइडेड बाई dt, ये रेट ऑफ लीकेज है, क्या है ये रेट ऑफ लीकेज। क्वेश्चन में बोला है कि रेट ऑफ लीकेज कैसा है कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, बराबर। तो यहां से अगर आप देखें तो आपको मिल रहा है 3x² v, v क्यों dx/dt का ही नाम क्या है v, कितना स्पीड से वो पास आएंगे उसे ही क्या कहेंगे हम v, सही है। विच इज इक्वल टू ये 2 इसके साथ काट दिया हमने, तो यहां से हमें कुछ कांस्टेंट कह देंगे इसको, और इसको मिला के कुछ कांस्टेंट कह देंगे ये q, करेक्ट है। अब अगर हम यहां से q की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से q की वैल्यू कितनी आ रही है, q इज प्रोपोर्शनल टू x⁻3/2, अगर आप स्क्वायर उड़ा देंगे तो वो इसके नीचे आ जाएगा तो 3/2 बन जाएगा, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ से 3x² v इक्वल टू c x⁻3/2, करेक्ट है। ये 3x² को भी उसके नीचे ही डाल दीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा v प्रोपोर्शनल टू, ये कांस्टेंट सारे उड़ा दिए हमने, तो ये हो गया x⁻3/2, ये पावर 2 है उस साइड जाके -2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि v जो प्रोपोर्शनल है वो x⁻−1/2 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो
v है वो 1/√x के जैसा वेरी कर रहा है। तो ऐसे बताइए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? ऑप्शन 4 आना चाहिए। आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज रेडियली एक्टिंग E इक्वल टू ए आर। ऐसा क्वेश्चन हमने कल ही वाले वीडियो में किया था। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि रेडियस की वैल्यू ए है, सही है, ए है, आपको बताना है कि स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सही है, आपको इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। ये दूरी ए है, आर इक्वल टू ए रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पे, ए, सही है। और इस जगह पे जो एरिया है, एरिया विच इज इक्वल टू 4 पाई r² के बराबर है, यानी कि 4 पाई a² के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप फ्लक्स लिखेंगे तो वो होगा E इंटू ए, ई की वैल्यू ए और एरिया की वैल्यू कितनी है 4 पाई ε0, करेक्ट है। आप बताइए, सॉरी 4 पाई a², 4 पाई a², करेक्ट है। नेक्स्ट ये मिल गया आपको फ्लक्स। फ्रॉम गॉस लॉ आप क्या लिख सकते हैं, फाई के बदले में Q डिवाइडेड बाई ε0 विच इज इक्वल टू ए 4 पाई a² इंटू ए क्या हो जाएगा a³ ε0 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू आ रही है 4 पाई a³ ε0 ए। बताओ कौन सा ऑप्शन में सही लग रहा है ऐसे, 4 पाई ε0 a³ ए, ऑप्शन 4। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, यहाँ पे दो बॉल्स है जो कि यल लेंथ की स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए। अभी इनका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो y के बराबर है, सही है। नेक्स्ट इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r के बराबर है। नेक्स्ट अगली बार हमने क्या कर दिया, इन दोनों को सेंटर पे यानी कि y/2 पे आके क्लैंप कर दिया है। तो तब इनके बीच की जो दूरी है r डैश की कितनी है हमें बतानी है। तो इसके लिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम ये वाला फिगर ले लेते हैं। ये ये चीज हम ले लेते हैं, इसी में हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको। देखिए इसका चार्ज Q है और मास m है, इसका भी चार्ज Q है, मास m है, करेक्ट है। नेक्स्ट यहां से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है एक इधर लगेगा। बताइए कूलम्स रिपल्शन क्या होगा, के Q² डिवाइडेड बाई r² के बराबर होगा। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg, और इधर क्या लगेगा टेंशन। यहाँ का जो एंगल है वो कितना, थीटा। तो उस टाइम पे हम जो इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर मिलेगा हमें t cos थीटा और इस साइड क्या मिलेगा हमें t sin थीटा। अभी हमने कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया है। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो t sin थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, t sin थीटा इज इक्वल टू Q² डिवाइडेड बाई r²। वहीं पे t cos थीटा किसके बराबर है, mg के बराबर है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी Q² डिवाइडेड बाई r² mg। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर आप देखें ये टोटल डिस्टेंस r है तो ये दूरी कितनी है r/2। अब आपके पास एडजेसेंट है और अपोजिट है तो tan थीटा की वैल्यू बोल सकते हैं। तो बताइए इसमें tan थीटा की वैल्यू कितनी है, अपोजिट वैल्यू इज r/2 और एडजेसेंट क्या है y। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है r डिवाइडेड बाई 2y, उसको यहाँ पे इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप r डिवाइडेड बाई 2y पुट करते हैं, सही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y को एक साइड कर लीजिए, r को एक साइड कर लीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा y इक्वल टू r³ mg डिवाइडेड बाई 2k² आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो y जो है वो r³ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। हाँ अब दोनों सिचुएशन को अगर हम कंपेयर करें, y डिवाइडेड बाई y/2, उसमें y इसमें y/2, करेक्ट है। हाँ जब y था तो डिस्टेंस कितना था r, तो यहाँ पे r³ डिवाइडेड बाई, जब ये है तो r'3, करेक्ट। तो यहाँ से ये वाला y ये वाला y काट देंगे तो ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा
तो 2 इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर डैश, इन दोनों का क्यूब मैंने हटा दिया तो इधर आएगा 1/3। सही है। नेक्स्ट आर डैश को इस साइड लेंगे, इसको उस साइड कर देंगे, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 हो जाएगा, ये पावर 1/3 हो जाएगा इंटू आर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ? इसके लिए सही ऑप्शन बैठेगा, हाँ यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब रूट ऑफ 2 आएगा, तो ऑप्शन 1 सही है इसके लिए। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने रिलेशन निकाला है कि वाई और आर में क्या रिलेशन है। अब आप क्लैम्प कहीं पे भी कर लो, बस आप इतना रिलेशन याद रखेंगे तो आप क्लैम्प कहीं पे भी कर लो, जैसे कि y/2 पे किया आप y/4 पे कर लो, तो तब यहाँ पे 4 आ जाता। सही है, 4 पावर 1/3 हो जाता है, ये आर एज इट इज। सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए इफ पॉइंट चार्ज इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। सही है, कोई क्यूब है जिसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, हमने किसी एक कॉर्नर पे चार्ज रखा है क्यूब, बराबर। तो हमें पूछा है कि इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, राइट। तो ये जो कॉर्नर है इस क्यूब में ऐसे कितने ये जो कॉर्नर है क्यूब का वो कितने क्यूब्स में कंट्रीब्यूट होता है, 8 क्यूब में। यानी कि यहाँ जितना भी चार्ज रखा है वो इस क्यूब में कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो यहाँ पे लिख दें चार्ज इनसाइड क्यूब इज Q/8। क्यों ऐसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो जो कॉर्नर है ना जहां पे चार्ज रखा है ये 8 क्यूब में आता है, तो इस क्यूब को अगर आप 8 टुकड़ों में तोड़ देंगे तो इस क्यूब के हिसाब में कितना आएगा, Q/8 आएगा। तो आप बताओ फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए, Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर, के लिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 4। अगर इसको किसी एक ऐसे एड्ज पे रखा होता तो आप बताओ एक एड्ज कितने क्यूब में जाएगा, 4, तो तब यहाँ पे Q/4 आता। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता है फेस पे रखेंगे तो ये फेस कितने क्यूब में आएगा, एक नीचे वाले में एक ऊपर वाले में, यानी कि 2 में ही आएगा। तो तब इस चार्ज के 2 टुकड़े करते हैं हम, इसके लिए कितना आता है Q/2, तब Q/2 एप्सिलॉन नॉट आता। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, ए चार्ज q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius capital R, if the radius is doubled then the outward electric flux will be। तो देखो पहले आपके पास स्फीयर था जिसका रेडियस r था, इसके अंदर चार्ज q था। सही है, अभी आपने इसका रेडियस को डबल कर दिया है, तो आपको पूछा है कि इससे निकलने वाला फ्लक्स और इससे निकलने वाला फ्लक्स कैसा होगा। अब बताओ गॉस लॉ से अगर मैं इसके लिए फ्लक्स लिखता तो मैं लिखता q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसके लिए भी लिखूंगा तो फ्लक्स की वैल्यू होगी Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों स्फीयर के अंदर Q ही तो चार्ज है, दोनों के अंदर चार्ज की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब दोनों से निकलने वाला फ्लक्स सेम होगा। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि गॉस लॉ सॉरी जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस से निकलने वाला सिर्फ अंदर कितना चार्ज है इस बात पे डिपेंड करता है, साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसके लिए आंसर क्या आना चाहिए, रिमेन्स द सेम। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, दो पॉजिटिव आयन्स है, दोनों का चार्ज Q है, इनको हमने d दूरी से सेपरेट किया, इनके बीच का जो फोर्स है वो F है। आपको पूछा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए। सही है, तो दोनों पॉजिटिव आयन्स है, तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू एन ई बोल के रख देंगे हम, दो पॉजिटिव आयन्स है। सही है, अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला आपका Q1 ये वाला Q2, दूरी कितनी है d, फोर्स कितना है F। बताओ फोर्स के लिए क्या लिखोगे आप, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ, तो यहाँ से डी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा F डी स्क्वायर। K की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है, यहीं पे लिख देता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, इधर अभी क्या बच रहा है, सिर्फ Q1 Q2 बच रहा है। Q1 Q2 की वैल्यू किसके बराबर है, यानी के बराबर है, तो ये वाला हम लिखेंगे एफ डी स्क्वायर 4 नॉट विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर ई स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना एन स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ई स्क्वायर को भी इधर ही भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डी स्क्वायर 4 नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर।
यहाँ पे क्या बचेगा, n स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर निकाल देंगे तो रूट आ जाएगा, तो ये n मिलेगा। तो बताओ कौन से ऑप्शन में ऐसे लग रहा है आपको? तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन थर्ड वाला सही बैठेगा। सही है, आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर of the spherical shell of radius r is E. The electric field at a distance r/2 from the center of the sphere. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये वाला एक स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। सही है, इससे हमने 3r/2 कितना होता है 1.5r, यानी कि इससे 1.5 गुना ज्यादा, तो इसको बाहर आएगा पॉइंट, तो ये दूरी है वो 3r/2। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E के बराबर है। लेकिन हमें कहाँ पूछा है, r/2 पे पूछा है, यानी कि इनसाइड पूछा है। और बताओ यहाँ पे देखो, कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल मतलब हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पाई जाती है, 0। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी है, 0। आई होप ये समझ गए होंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन 1 आना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1। चलिए अगला सवाल देखिए। ये थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, चार्ज कैपिटल क्यू, इसको हमने 4 हिस्सों में तोड़ रखा है। 90 डिग्री 90 डिग्री के 4 क्वाड्रेंट हमने बना रखे हैं। तो हमें पूछा गया है कि ए के बी का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और वैल्यू कितनी होगी। अब बताओ 4 टुकड़े हैं तो चारों की वैल्यू भी सेम ही होगी। सही है, इस टुकड़े की वैल्यू इस टुकड़े के साथ कट गई तो आप इन दोनों को छोड़ दो। सही है, नेक्स्ट ये टुकड़े की वैल्यू और ये टुकड़े की वैल्यू दोनों भी सेम। यस, ये टुकड़े की वैल्यू और ये टुकड़े की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। हमें इसकी वैल्यू नहीं बतानी है, बस हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो जो कि इस तरीके से होगी। सही है, क्योंकि इतना ही अगर मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ करके दिखाऊं, ए के बी, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। राइट, तो जो कि ई के बराबर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, के से लेके ओ की तरफ होगा। तो इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए, ई अलोंग के ओ। के ओ मतलब के से स्टार्ट होगा, ओ की तरफ जाएगा। सही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। 3 चार्जेस है, +q -2q +q, इनको रखा है एक को ऐसे, चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। हाँ चलो, पहला चार्ज कहाँ है, x में 0, y में a, यानी कि यहाँ पे है। कितना है, +q। दूसरा चार्ज कहाँ पे है, -2q वाला, ओरिजिन पे है ये, तो यहाँ पे एक चार्ज है -2q। चलो तीसरा चार्ज कहाँ पे है, x एक्सिस पे, जिसकी वैल्यू है +q, ये वाला +q। आपको पूछा गया कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, तो कैसे बताओगे। तो मैं बताऊंगा इसका डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से। मैं मान लूंगा एक -q इधर है और एक -q इधर है, क्योंकि टोटल चार्ज तो -2q ही करना है। अब बताओ, एक डाइपोल का डायरेक्शन इधर आ रहा है और ये लेंथ a है, इधर भी एक डाइपोल आ रहा है, इसकी भी लेंथ a है। तो बताओ दोनों साइड में चार्जेस और डिस्टेंस सेम है, तो ये p है, ये p है। सही है, तो p की वैल्यू किसके बराबर है, q इंटू ए के बराबर है। ये p की वैल्यू भी किसके बराबर है, q इंटू ए के बराबर है। आई होप ये समझ गए होंगे। अब बताओ यहाँ पे दो डाइपोल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है, तो पाइथागोरस थ्योरम आएगा। सो पी टोटल इज इक्वल टू √p² + p² विच इज इक्वल टू हो जाएगा ये √2p। बताओ p की वैल्यू क्या निकाला था मैंने, q इंटू ए निकाला है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, √2qa। हाँ, अब इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, तो डायरेक्शन तो ऐसे होना चाहिए इन दोनों के बीच में, यानी कि 45 डिग्री वाले लाइन पे आना चाहिए, जहाँ पे x की वैल्यू a हो और y की वैल्यू भी a हो। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, √2qa along the line joining the points x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, यानी कि ओरिजिन टू द पॉइंट x equal to a, y equal to a, z equal to 0, यानी कि 45 डिग्री वाली लाइन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। हाँ क्या बोला है, एक हॉलो सिलेंडर है जिसके अंदर एक चार्ज q है यहाँ पे। सही है, कितना चार्ज है, q चार्ज है। राइट, तो इस कर्व्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाई है। कितना है, फाई है। तो आपको पूछा है कि इस ए से निकलने वाला फ्लक्स कितना है। चार्ज बिल्कुल सेंटर में है, तो ए से जितना निकलेगा सी से भी उतना ही निकलना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने इसको फाई डैश बोल दिया है। तो एक सिलेंडर के अंदर टोटल 3 सरफेस होते हैं, तो टोटल फ्लक्स अगर मैं लिखूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई डैश प्लस फाई डैश, करेक्ट है, फाई डैश फाई फाई डैश, ये दोनों का सम।
अब ये सब कुछ मिला के गॉस लॉ कहता है कि जो भी आंसर आएगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आना चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना? इस फाई को अगर मैं उस साइड भेज दूं, ये फाई डैश ऐड कर दूं, तो मेरे को मिलेगा 2 फाई डैश विच इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। सही है ना? अब बताओ मेरे को 2 फाई डैश चाहिए कि फाई डैश चाहिए? फाई डैश चाहिए तो 2 को उधर डिवाइड कर देते हैं। तो बताओ फाई डैश की वैल्यू कितनी हो रही है? 2 टाइम्स, सॉरी 1/2 टाइम्स, 1/2 टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो मैं कुछ समझ नहीं आया। सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, क्या बोल रहा है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। तो आपको पूछा है कि वर्क डन इसको 90 डिग्री से घुमाने में कितना करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करोगे? देखो क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डाइपोल भी ऐसे ही पड़ा हुआ है ना? क्वेश्चन में बोला है P इज लाइंग अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अलोंग मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम। अब इसको 90 डिग्री घुमाना है, तो घुमाने के बाद मेरे को कैसे दिखेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल। अब बताओ 90 डिग्री हो गया है, पहले कितने डिग्री था? ये 0 डिग्री था। सही बोल रहा हूँ ना? अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं लिखता, तो मैं लिखता इसके लिए माइनस पी ई कॉस 0, यानी कि आंसर आता मेरे लिए माइनस पी ई के बराबर। सही बोल रहा हूँ ना? अगर मैं अगली बार लिखूं, तो यहाँ पे यू फाइनल इज इक्वल टू पी ई कॉस 90, तो इसका आंसर हो जाता 0। कितना हो जाता? 0। बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पी फाइनल, सॉरी पी नहीं, यू फाइनल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बताओ यू फाइनल की वैल्यू -0, ये वाला माइनस ऑफ माइनस पीई, तो मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है पीई के बराबर। पता नहीं आपको क्या आएगा, तो मेरे लिए तो ऑप्शन 4 सही है। सही है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या कहता है। एक स्क्वायर साइड है जिसकी लेंथ यल मीटर है, ये इस तरीके से। सही है, ये बोर्ड के ऊपर है। करेक्ट, बोर्ड वाले प्लेन पे स्क्वायर साइड पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके बिल्कुल ऐसे सामने से ही जा रही है। सही है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी? कहां से करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती तो आर पार जाती, लेकिन ऐसे जा रही है इसके पैरेलल में। सही है, तो इस टाइम पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आना चाहिए? 0। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आना चाहिए? 0। चलो अब तुम्हें समझ नहीं आया होगा, कैसे समझ में आएगा? सही है, मान लो इस तरीके का प्लेन है ऐसे, है ना, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है इसके ऊपर से। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ कितना एंगल बना के जा रही है? 90 डिग्री, है ना? तो हमें पूछा है कि फ्लक्स बताओ तो कितना आएगा। हमें जानते हैं कि फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा होता है। अब बताओ थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तो फ्लक्स कितना आएगा? 0। सही है, जब प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम प्लेन में हो तो आंसर 0 ही आएगा फ्लक्स के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया है देखिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताना है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का। कैसे बताओगे? है ना, देखो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने इसके अंदर एक डाइपोल को ऐसे रख दिया है। अभी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कैसे इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल। अभी आप इसको हल्का सा ऐसे दबा के छोड़ दो, तो ये क्या करेगा? ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहेगा, यू 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 होता रहेगा, ऐसा है। तो ये ऑसिलेट करने की जो फ्रीक्वेंसी ये बतानी है, तो इसका जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा तो वो होगा पीई साइन थीटा के बराबर, जो कि इसे वापस लाना चाहता है, तो मैं इसको माइनस लिख रहा हूँ रिस्टोरिंग टॉर्क के लिए। अब बताओ टॉर्क का फॉर्मूला मैकेनिक्स से हम क्या लिखते हैं? आई इंटू अल्फा बोल के लिखते हैं। क्या बोल के लिखते हैं? आई इंटू अल्फा। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू को, बहुत हल्का सा थीटा था, तो साइन थीटा के बदले मैं लिखूंगा पीई साइन थीटा के बदले में हम थीटा लिखेंगे, क्योंकि थीटा छोटा है, क्यों, है ना? नेक्स्ट, इस आई को अगर मैं इधर डिवाइड कर दूं तो ये होगा आई, अल्फा भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, तो मेरे को ये इक्वेशन मिलेगी। कब? जब थीटा छोटा हो, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर ली जाती है। सही है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं इसे। तो अब बताओ हमें ऐसा ही एक इक्वेशन एसएचएम में पड़ा हुआ है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा बोल के होता है। अगर आप कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पीई डिवाइडेड बाई आई के बराबर है। सही है ना? तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई पीई डिवाइडेड बाई आई। तो बताओ यहाँ से ओमेगा कितना आने वाला है? अंडर रूट पीई डिवाइडेड बाई आई के बराबर आएगा। तो बताओ हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ओमेगा को हटाओ, उसके बदले में 2 पाई एफ को लगाओ। सही है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम पीई डिवाइडेड बाई आई। सो बताओ यहाँ से एफ की वैल्यू क्या लाएंगे हम? 1/2 पाई अंडर रूट पीई डिवाइडेड बाई आई।
नहीं समझ आया, है ना? तो इसका सही ऑप्शन क्या आने वाला है? इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। What is the net charge on a conducting sphere of radius 10 cm given that electric field 15 cm from the center of the sphere is equal to this much? सही है। तो आपको क्या बोला है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है आपके पास जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का है। यहां से 15 सेंटीमीटर यानी कि बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम के बराबर आ रही है। तो बताओ चार्ज कितना है? सही है। तो यहाँ पे ई पता है तो फॉर्मूला लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ आर क्या लेना चाहिए? आर वो लेना चाहिए जो सेंटर से पॉइंट की दूरी दिखा रहा हो। सही है। अब बताओ ई की वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 10 पावर 3 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9। क्यू पता नहीं है, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर 225, 10 का पावर -4 सेंटीमीटर की वैल्यू। सही है। 15 का स्क्वायर 225, 10 पावर -4। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई मार लेते हैं। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये होगा 3 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 9। सही है। ये वाला -4 ऊपर आ गया तो 13 हो जाएगा, वो 13 इधर लेके आएंगे तो -13 होगा, यहाँ पे बचेगा 10 पावर -10 विच इज इक्वल टू क्यू। तो आप बताओ ये और ये कटा 3 से, तो बताओ कितना आने वाला है? 75 आएगा क्या? बताओ, मेरे को तो आंसर आ रहा है 7.5 नैनो कूलम। उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन में हो। है 7.5 इंटू 10 पावर। हाँ, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए ना। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोला है? रेडियली इनवर्ड बोला है। इनवर्ड मतलब टूवर्ड्स द चार्ज है। टूवर्ड्स द चार्ज किसके लिए? नेगेटिव के लिए। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा -7.5 10 पावर -9 कूलम। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलो देखो, द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2, व्हाट आर द साइंस ऑफ द चार्ज? है ना, बहुत अच्छा सवाल है ना? बताओ दोनों का चार्ज कैसा है? आप बताओ, पॉजिटिव चार्ज के लिए एरो मार्क अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए एरो मार्क टुवर्ड्स द चार्ज। बताओ इन सब के एरो मार्क चार्ज की तरफ है कि चार्ज से दूर है? चार्ज की तरफ है, तो इसका मतलब ये चार्ज नेगेटिव है। वैसे ही इस सारे एरो मार्क्स को भी देखो तो ये भी Q2 की तरफ ही है, तो ये भी नेगेटिव है। तो मेरे को समझ आ गया कि ये दोनों नेगेटिव है। तुम्हारा पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। एक चार्ज Q प्लेस किया हमने सेंटर द लाइन ज्वाइनिंग द एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्जेस Q। सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। सुनना अच्छे से। हमारे पास दो चार्जेस है, कैपिटल क्यू। इनके बिल्कुल सेंटर में एक चार्ज हमने रखा है Q। दूरी कितनी है ये नहीं बोला है उन्होंने, तो हम चलो मान लेते हैं इधर की दूरी D है, इधर की भी दूरी D है। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाना है तो हमें ये Q की वैल्यू बतानी है। तो अब बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना कर दूं? 0। हाँ, अब इसको नेट फोर्स कौन कौन लगाएगा फोर्स? ये Q ऐसे लगाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4D स्क्वायर। बताओ तुम्हें समझ में आया क्या? ये क्यू से 2D दूरी पे है तो डिस्टेंस का स्क्वायर करने पे 4D स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, अब इसकी बारी, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो मान लेते हैं इधर ही लगा रहा है, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है D, तो ये वाला D स्क्वायर। इन दोनों का सम करूं तो नेट फोर्स कितना आना चाहिए? 0। तो मैं लिख रहा हूँ के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई D स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4D स्क्वायर इक्वल टू 0। सही किए। अब बताओ, के बाई डी स्क्वायर कॉमन लेके 0 में डाल दो, छोड़ दो इसको। ये वाला क्यू और ये वाला क्यू भी कॉमन लेके 0 में डाल दो, तो यहाँ बचेगा क्यू, इधर बचेगा, इसको इधर लेके आओ, -Q डिवाइडेड बाई 4। बताओ कोई ऑप्शन में है क्या ऐसे? होना चाहिए था। यहाँ पे है देखो, ऑप्शन 3 कट चुका है, ये -Q/4 ही है। सही है। भरोसा नहीं है तो किसी बुक में देख लो, है ना? ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाँ, एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू +Q है, हमने इसको सेंटर ऑफ द क्यूब रखा है जिसकी साइड लेंथ L है। आपको पूछा है कि फ्लक्स कितना निकल रहा है। अब बताओ, एक क्यूब है इस क्यूब के सेंटर में आपको चार्ज रखना है। चलो हमने चार्ज रख दिया, तो अब ये चार्ज क्यूब के अंदर है। तो अब बताओ फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यूब इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। खत्म। ये नहीं है ऑप्शन में, है ना? क्या है ऑप्शन 4 वाला। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर ये चार्ज आउटसाइड होता तो आंसर क्या आता? 0। राइट।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, सॉरी, ये पॉइंट कैपिटल क्यू लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डाइपोल। ये देखो ये डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू p है, ऐसे कुछ दूरी है यहाँ पे कोई पॉइंट है q, सही है। ये दूरी बहुत बड़ी है डाइपोल के लेंथ के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो p और r पे कैसे डिपेंड करेगी बताना है। बताओ क्या इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kp डिवाइडेड बाई r क्यूब, सही है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि E जो है वो P पे डिपेंड करता है, R पावर -3 पे डिपेंड करेगा, सही है। तो इसको आप लिख लो ऐसे KP R पावर -3, R क्यूब ऊपर उठा लो, है ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो इसके लिए मेरे हिसाब से सही ऑप्शन है ऑप्शन 4। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, हमने इसको रेस्ट पे रखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब हमने इसको छोड़ दिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब ये डिस्टेंस y चलेगा, है ना। बताओ कोई बड़ा काम है क्या ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास m है, हमने इसको छोड़ दिया है, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी। क्यों, हमने इसको पकड़ के रखा था, ये चल नहीं रहा था। जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो ये भागना शुरू करेगा, जब तक इसने डिस्टेंस चली होगी y, तो तब तक इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ है, कितनी है पता नहीं, सही है। अब बताओ इसको फोर्स लग रहा था आगे की तरफ, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और ये फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा। तो हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से हम ऐसे लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल, सही है ना। अब बताओ फोर्स कितना है क्यू ई, वर्क को ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है वाई, विच इज इक्वल टू के फाइनल के बदले में हम लिखेंगे के ई, के इनिशियल कितना था 0, सही बोला है। अब बताओ एफ की वैल्यू क्या लिखी जाए, क्यू ई वाई इज इक्वल टू के ई, ये लो आ गया आंसर, सही है। तो क्या आना चाहिए इसका आंसर, क्यू ई वाई, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। एक हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया 10 माइक्रोकूलम। आपको पूछा है कि इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अब बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला है क्या। सेंटर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे तो मैं तो बोल दूंगा कि आंसर कितना आएगा 0, सही बोल रहा हूँ ना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ गलत दिया है क्या मैंने। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज 2 मीटर, सही बोला है। तो इसका आंसर क्या आएगा 0, बाकी सभी कंफ्यूजन के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p है, आपने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, ये तो छोटा बच्चा बता देगा, है ना। टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस e होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। एक चार्ज q है लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, द फ्लक्स थ्रू, ये चीज नोट करो, एनी वन फेस, किसी एक फेस से पूछा है। अब बताओ ये वाला आपका क्यूब है ना, ये क्यूब है, इसके सेंटर में चार्ज क्यू है, हमें इससे निकलने वाला फ्लक्स बताना है। तो अब बताओ एक क्यूब के अंदर कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, तब यहाँ पे हर सरफेस से बराबर फ्लक्स निकलेगा, तो किसी भी एक सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को हम लिखेंगे फाई डैश, जो कि नेट फ्लक्स का 6th पार्ट होगा, सही है। तो यहाँ से फाई डैश की वैल्यू पता चल गई, नेट फ्लक्स कितना होता है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला 6 है क्या कोई ऑप्शन में, नहीं है ना। तो एक काम करो इसे 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, किसी ऑप्शन से मैच करा देंगे, 4 पाई। अब बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसे, मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, सही है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, आखिरी सवाल क्या है, सुनना अच्छे से, ये क्वेश्चन पहले भी कर लिया हमने। एक स्क्वायर सरफेस है जिसकी साइड यल है और वो इस बोर्ड के प्लेन पे है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सेम प्लेन में है। अभी मैंने क्या बोला था, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम प्लेन में आ जाए तो उस टाइम थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, थीटा कितना होता है 90 डिग्री, तो उस टाइम पे फ्लक्स की वैल्यू आएगी 0। तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए 0। आई होप कि ये इतने सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ये सभी PYQs थे जो कि नीट एग्जाम में या फिर मेडिकल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सही है। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे या अगले वीडियो में हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। तो तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करिए, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए, सही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।